अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे दैट इज़ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिस्टिलेशन होती क्या है। बेसिकली डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेशन टेक्निक जिसे हम दो या दो से ज़्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पानी या अल्कोहल का मिक्सचर हो या आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑयल्स का मिक्सचर हो, उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है ये डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन बेसिकली उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हों। अब अगर तो आपके जिन लिक्विड्स को आप सेपरेट कर रहे हैं अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है इन दैट केस वी विल यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में बेसिकली डिफरेंस होता है फ्रैक्शनेटिंग या फ्रैक्शनेशन कॉलम का, जो कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन में बेसिकली होता यह है कि आप किसी भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को जब हीट करते हैं तो एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो जब कंडेंसर में जाता है तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होकर उसको सेपरेट कर लिया जाता है, और इसी तरह से हर लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हम ऑब्टेन कर लेते हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ये, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। केमिस्ट्री के अलावा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फूड साइंसेज एज वेल एज योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। Let's have a look at the principle of the practical. So from the background information, what we have learned that if you have a mixture of two or more liquids, these can be separated on the basis of their difference in boiling point. So difference in boiling point is responsible for the separation of a mixture of liquids. इस प्रैक्टिकल के लिए जो अपरेटस और केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट केमिकल्स एंड अपरेटस। सबसे पहले हमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए होगा। राउंड बॉटम फ्लास्क इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। सो दिस इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क। वी नीड अ ग्लास स्टिल हेड, अ रिसीविंग बेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चूँकि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, वी नीड अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अवेलेबल हैं। तीन तरह का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। करंटली मेरे पास दो तरह के अवेलेबल हैं, हम इनमें से एक यूज़ कर लेंगे। वी नीड अ ली बिग कंडेंसर। इसके अलावा हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत होगी, दैट विल बी यूज्ड टू नोट द टेम्परेचर। वी नीड अ कॉर्क एंड स्टॉप वॉच। इसके अलावा वी नीड मेजरिंग सिलेंडर्स, ग्लास फनल, बंसन बर्नर यूज़ करना है तो हमें वायर गॉज की भी ज़रूरत होगी और ट्राईपॉड स्टैंड की भी ज़रूरत होगी। ट्राईपॉड स्टैंड के अलावा हम रिंग स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। वी नीड सेट्स ऑफ क्लैम्प्स एंड स्टैंड्स। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्लैम्प्स और स्टैंड्स ज़्यादा चाहिए होंगे ताकि असेंबली को हम प्रॉपरली सिक्योर कर सकें। वी नीड कॉनिकल फ्लास्क्स एंड वी नीड बॉइलिंग चिप्स। बॉइलिंग चिप्स अगर आपके पास ना हो तो आप किसी मोटे ग्लास रॉड के ब्रोकन पीसेस, टूटा हुआ शीशा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक इट श्योर कि वो थोड़ा सा वजनी शीशा होना चाहिए। इसके अलावा केमिकल्स में वी नीड डिस्टिल्ड वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। सेफ्टी मटेरियल्स में हमें लैब कोट के अलावा सेफ्टी गॉगल्स और ग्लव्स की ज़रूरत होगी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द हेल्थ एंड सेफ्टी नोट्स जिनका आपको ख्याल रखना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल। क्योंकि इस प्रैक्टिकल में काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, तो हम कुछ पॉइंट्स को पहले से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर व्हेन एवर यू आर वर्किंग इन अ केमिस्ट्री लैब यू हैव टू वियर अ लैब कोट एंड ग्लव्स एज वेल एज गॉगल्स। जब आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ड्यूरिंग डिस्टिलेशन बम्पिंग हो जाती है या कोई मिसहैप होता है तो आपकी आईज़ आपको प्रोटेक्शन मिल सके। देन बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल मेक इट श्योर कि आपका ग्लास वेयर बिल्कुल साफ़ होने के अलावा इट शुड बी सेफ़ फॉर योर यूज़। इट मीन्स कि ये ना तो टूटा हुआ होना चाहिए ना इसमें कोई क्रैक होना चाहिए। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन अगर आप क्रैक
कोई भी अपरेटस यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रेशर बिल्डअप से वो टूट सकता है और उससे कोई भी मिसहैप हो सकता है। सो यू कैन सी ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, दिस इज़ क्लीन, क्रैक कोई नहीं है। स्टील हेड को चेक कर लीजिए। इसके अलावा हम अपने कंडेंसर को भी चेक कर लेंगे। थर्मोमीटर को ज़रूर चेक करें कि इसका जो कॉलम है मरकरी का या अल्कोहल का दैट इज़ इंटैक्ट, सो टूटा हुआ ना हो। इसके अलावा चूँकि इसमें अल्कोहल के वेपर्स होंगे तो कोशिश करें कि इसको फ्यूम हुड में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें या किसी वेल वेंटिलेटेड एरिया में परफॉर्म करें ताकि वो फ्यूम्स आप इनहेल ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस प्रैक्टिकल में है, अल्कोहल एक फ्लेमेबल लिक्विड है। इसको ना सिर्फ लिक्विड को आग लग जाती है बल्कि अल्कोहल के वेपर्स को भी आग लग जाती है। तो आपने जो अल्कोहल की बॉटल है वो फ्लेम के पास उसको ओपन नहीं करना, ना ओपन रखना है। इसके अलावा चूँकि इसमें आपको हीटिंग करनी है और डेफिनेटली अगर आपके पास हॉट प्लेट या हीटिंग मेटल अवेलेबल नहीं है तो आपको स्पिरिट लैम्प या बंसन बर्नर यूज़ करते हुए ही अल्कोहल को हीट करना है मिक्सचर को फॉर सेपरेशन। तो इन दैट केस आपने बहुत केयरफुली काम करना है कि कहीं से आपके वेपर्स वगैरह लीक ना हो रहे हों, क्योंकि अल्कोहल हाईली फ्लेमेबल है। इन केस ऑफ एनी लीकेज और स्पिलेज अल्कोहल को आग लग सकती है। सो मेक इट श्योर कि आप सबसे पहले ये देख लें कि आपकी लैब में जो भी फायर इमरजेंसी वगैरह है उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं। इफ़ यू वर्क केयरफुली तो फ्लेम पर भी आप इजीली डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल हमें सबसे पहले ये डिस्टिलेशन फ्लास्क जो हमने ली है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में अपना अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेना है एंड इसमें हमें बॉइलिंग चिप्स भी डालने हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले हम इसमें बॉइलिंग चिप्स ऐड कर लेंगे। चूँकि ये राउंड बॉटम है, ये खड़ी नहीं हो सकती, इसके गिरने का ख़तरा है। सो मैंने एक बीकर ले लिया है ताकि हम इसको इसमें सपोर्ट दे सकें। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्टैंड फॉर दिस पर्पज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कुछ बॉइलिंग चिप्स ऐड करूँगी और बॉइलिंग चिप्स ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप हमेशा फ्लास्क को थोड़ा सा इंक्लाइंड पोजीशन में लेते हैं और उसमें एहतियात से ग्लास के ब्रोकन पीसीस को या बॉइलिंग चिप्स को स्लाइड करते हैं। आपने फ्लास्क को सीधा रख के उसमें ग्लास चिप्स नहीं फेंकनी, अदरवाइज़ आपकी फ्लास्क क्रैक हो सकती है। एंड मेक इट श्योर कि डिस्टिलेशन असेंबली में कोई भी आपका ग्लासवेयर क्रैक्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ड्यूरिंग डिस्टिलेशन आपकी असेंबली अगर ब्रेक हो जाती है तो इट विल पोज हैज़र्ड फॉर योर हेल्थ। सो ये मैंने इसमें कुछ ब्रोकन ग्लास पीसीस ले लिए हैं जो कि बम्पिंग को स्टॉप करेंगे। नाउ आई हैव टू ऐड 120 क्यूबिक सेंटीमीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इनटू दिस फ्लास्क। सो इन ऑर्डर टू मेजर द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ये मेरे पास अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर मैं लूँगी। मेरे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर है, सो मैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पहले मेजर करूँगी और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर बाद में मेजर करूँगी। लुक एट द लोअर मेनिस्कस। सो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे पास मिक्सचर है वाटर और इथाइल अल्कोहल का। इसे हम फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक ग्लास फनल का इस्तेमाल करें ताकि आपका मिक्सचर स्पिल ना करे। तो आफ्टर एडिंग 100 cubic centimeter of this mixture, I will add another 20 cubic centimeter of the same mixture to it. इस मिक्सचर में पानी और एथाइल अल्कोहल मौजूद है और डिस्टिलेशन की मदद से हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे। सो हियर आई हैव गॉट 20 cubic centimeter of the mixture. I'll add it into the round bottom flask which is also called as distillation flask. अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम कवर कर देंगे। आई हैव गॉट द स्टॉपर फॉर दिस फ्लास्क। अगर आपके पास स्टॉपर ना हो तो आप एक छोटा बीकर लेके इस फ्लास्क को इस तरह से कवर भी कर सकते हैं ताकि इथाइल अल्कोहल इवेपोरेट ना हो। सो आई एम पुटिंग अ ग्लास स्टॉपर इन इट और इतनी देर में अब हम अपना एपरेटस सेटअप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपके पास लैब में जो फ्लास्क और कंडेंसर होता है उसमें आपको कॉर्क लगा के प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसको फिक्स करना पड़ता है। मेरे पास क्विक फिट असेंबली मौजूद है, सो मुझे कॉर्क की या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस असेंबली में डायरेक्टली
apparatus के पार्ट्स एक दूसरे में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं. So we are setting up the apparatus. So you can see we have set up the apparatus. Carefully देखिएगा कि कितने ज़्यादा clamps और stands यूज़ हुए हैं for this setup. So here we have the round bottom flask which has the mixture of alcohol and water and it is fitted with the fractionating column. अच्छा स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, जिन 2 या 3 लिक्विड्स को आप सेपरेट कर रहे हैं अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाएंगे. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है जबकि वाटर का 100 है. चूँकि इसमें तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ये कम डिफरेंस है तो हमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाना होगा. अगर आपके 2 लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर एक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 60 है और दूसरे का 110 है, इन दैट केस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस असेंबली में से स्किप किया जा सकता है. इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिस्टिलेशन एंड इफ़ यू यूज़ द फ्रैक्शनेटिंग और फ्रैक्शनेशन कॉलम देन दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है बेसिकली इसमें आप ये देख रहे होंगे डिफरेंट पार्टीशंस और प्लेट्स हैं. इसमें जब आपके सॉल्वेंट इवेपोरेट करते हैं तो इसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड होता है वो यहाँ से कंडेंस बैक करके नीचे गिर जाता है जबकि लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड ऊपर तक मूव करता है और उसके वेपर्स ऊपर तक आपके मूव करते हैं. तो याद रखें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो लोअर पार्ट है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट जोन है, अपर पार्ट लो बॉइलिंग पॉइंट जोन है और मीडियम वाला डेफिनेटली मीडियम जोन है. एंड यू कैन सी वी हैव सिक्योर्ड दिस असेंबली एट 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एंड स्टैंड. हमने फ्लास्क की नेक पे एक क्लैंप लगाया है और एक क्लैंप हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के जॉइंट पर लगाया है. याद रखें अगर आप प्रॉपरली क्लैंप नहीं करेंगे तो ये असेंबली ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कोलैप्स कर सकती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है. दिस इज़ द स्टिल हेड. स्टिल हेड में हमने कॉर्क की मदद से थर्मोमीटर इंसर्ट किया हुआ है ताकि हम आने वाले लिक्विड का जो लिक्विड पास कर रहा है इस असेंबली से उसके टेम्परेचर को नोट डाउन कर लें. आप इस वक्त देख लें अभी हमने हीटिंग ऑन नहीं की, इसका टेम्परेचर तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस है. एंड देन दिस स्टिल हेड, याद रखें थर्मोमीटर का बल्ब इट शुड बी एट दिस पोजीशन जहां से आपका साइड आर्म जो है वो निकल रहा है आपके स्टिल हेड का. नाउ दिस स्टिल हेड इज कनेक्टेड टू अ लीबिग कंडेंसर. लीबिग कंडेंसर में सेंटर में एक ट्यूब है जहां से हमारे लिक्विड के वेपर्स पास करेंगे और इसके बाहर जो वाटर जैकेट है इसको हमने 2 पाइप्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. जो नीचे वाला पाइप है ये इनलेट है और ऊपर वाला पाइप आउटलेट है. जो नीचे वाला पाइप है ये हमने सिंक में टैप के साथ कनेक्ट किया हुआ है. टैप जब हम ओपन करेंगे तो पानी यहाँ से आएगा, वो इस जैकेट में मूव करेगा और यहाँ से वो पानी वापस जाएगा और सिंक में वापस चला जाएगा. ये बाहर जब आपका पानी मूव करेगा तो जो वेपर नीचे से हीटिंग के बाद आएंगे वो यहाँ पर वापस लिक्विड में कंडेंस होंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसर क्योंकि ये वेपर को कंडेंस करता है और वो लिक्विड उसके बाद पास करेगा. इस लिक्विड के आगे हमने एक रिसीविंग बेंट लगाया है. अगर आपके पास रिसीविंग बेंट नहीं है तो इसके बगैर भी आपकी डिस्टिलेशन हो सकती है. उस केस में ये जो आपकी रिसीविंग फ्लास्क है ये आपकी रिसीविंग फ्लास्क है. यहाँ पे आप फ्लास्क रख सकते हैं, आप कोई बीकर रख सकते हैं, आप कोई राउंड बॉटम फ्लास्क रख सकते हैं और इवन आप कोई बॉटल भी रख सकते हैं अगर आप लार्जर अमाउंट्स को डिस्टिल कर रहे हैं. और उसके बाद इसको हमने क्लैंप से सिक्योर किया हुआ है. यहाँ से हमारा लिक्विड कलेक्ट होगा जिसको हम डिस्टिलेट कहेंगे. और स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखिएगा कि आपकी ये पूरी असेंबली इसको आपने जेट सील नहीं करना. जेट सील से मुराद है कि अगर आप इसको यहाँ से भी बिल्कुल टाइटली सील कर देंगे तो पूरी असेंबली में वेपर्स के प्रेशर की वजह से प्रेशर इतना बिल्डअप होगा कि ये असेंबली फट भी सकती है. तो इस दौरान में आपने बेशक शुरू वाले जॉइंट्स में ख्याल रखना है कि कहीं से लीकेज सीपेज ना हो रहा हो. अगर आपके पास दूसरे वाले कंडेंसर हैं जो कॉर्क के साथ फिट होंगे तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करेंगे. लेकिन असेंबली का ये जो एंड वाला एक पॉइंट है वहाँ से आप थोड़ा सा ओपनिंग लूज ज़रूर रखेंगे ताकि आपके एक्स्ट्रा वेपर्स को थोड़ा सा मार्जिन मिले एवेपोरेट होने का, अदरवाइज आपकी असेंबली बर्स्ट हो सकती है. सो आई हैव सेट अप द अपरेटस. ये हमारा लिक्विड्स का मिक्सचर यानी एथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर मौजूद है इस फ्लास्क में. नाउ वी विल स्टार्ट द हीटिंग एंड वी विल सी व्हाट हैपन्स. Okay students, now we will start heating this mixture, but before starting the heating you should have 2 things with you. First of all we should have a stopwatch with us and secondly heating start करने से पहले हमारे कंडेंसर में वाटर की सप्लाई
स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो वील रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू ओपन द टैप को ओपन करेंगे। दिस इज़ अवर वाटर इनलेट, इधर से आपका पानी अंदर आएगा और उसके बाद कंडेंसर से मूव करता हुआ दूसरे पाइप से ये बाहर जाएगा। सो एज नाउ यू कैन सी दैट वाटर इज़ मूविंग इन द वाटर जैकेट। सो व्हाट वी विल डू, we will put on our Bunsen burner. Okay students, we have put on the flame और साथ ही हम टाइम नोट करेंगे, स्टॉप वॉच को हम ऑन कर देंगे और थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट कर लेंगे। सो राइट नाउ यू कैन सी दैट हमारा जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 36 है। So I'll note this temperature in the table. ये 0 मिनट पर दिस इज 36। नाउ वी विल स्टॉप वॉच। 5 मिनट के बाद हम टेम्परेचर नोट करेंगे। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो आप अपनी रिस्ट वॉच या सेल फोन पर भी टाइम नोट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम बहुत हाई नहीं होना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी तो मिक्सचर की सेपरेशन प्रॉपरली नहीं होगी। सो हर 5 मिनट के बाद हम टेम्परेचर नोट करेंगे और देखेंगे कि हाउ डज अवर डिस्टिलेशन गो ऑन। स्टूडेंट्स, 2-3 चीज़ों को हम देख लेते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि राउंड बॉटम फ्लास्क में हीटिंग यूनिफॉर्म लगती है आपकी फ्लास्क को। सेकेंडली, कभी भी आपने वायर गॉज के बगैर डायरेक्टली फ्लास्क को फ्लेम पे हीट नहीं करना। इन दैट केस आपकी फ्लास्क क्रैक हो सकती है। एंड आई रिपीट, आपने इस एक्सपेरिमेंट में कोई क्रैक या टूटा हुआ एपरेटस यूज़ नहीं करना। अदरवाइज अगर ये असेंबली फट गई तो आपकी आंखों, आपके चेहरे के ऊपर ये लिक्विड आ सकता है। सो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें हीटिंग बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ेगा। सो आफ्टर 5 मिनट्स वी विल नोट दी टेम्परेचर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम असेंबली को 5 मिनट के लिए अनअटेंडेड छोड़ दें। वी विल कीप ऑन ऑब्जर्विंग द फ्लास्क और देखेंगे कि क्या इसमें से कोई वेपर आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाते हुए दिखाई देते हैं। एंड वंस मोर, अगर आपको ड्यूरिंग डिस्टिलेशन कहीं वेपर की स्मेल फील हो, मतलब ये होगा कि आपके जॉइंट्स कहीं से लीक कर रहे हैं। इन दैट केस आप प्रॉपरली अपने जॉइंट्स को चेक करें, या फिर अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया हुआ तो देखें कहीं से आपके वेपर्स लीक ना हो रहे हों। अदरवाइज आपकी मैक्सिमम जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाएगी। सो मेक इट श्योर कि इस असेंबली में स्टार्ट में आपके जॉइंट्स प्रॉपरली सील्ड होने चाहिए और एंड पे इट शुड बी लूज, सो दैट इसमें प्रेशर बिल्डअप के बाद बर्स्ट होने का खतरा ना हो। एंड बहुत तेज़ फ्लेम आप नहीं रखेंगे, वो इसलिए कि अल्कोहल के वेपर्स को भी आग लग जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल। आपकी लैब में फायर फाइटिंग मेजर्स होने चाहिए और ओपन बॉटल इथाइल अल्कोहल की आपने सेटअप के आसपास नहीं रखनी। सो वी कैन सी इट्स 4:48। हम नोट करेंगे हमारी फ्लास्क में थोड़ी बहुत बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। एंड विल नोट द टेम्परेचर। राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड 58। सो वील नोट दिस टेम्परेचर इन आवर टेबल। सो स्टूडेंट्स, आपने अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि जो हमारी वीडियो में वैल्यू आ रही है वही है, बिकॉज इट विल डिपेंड कि आप फ्लेम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास बंसन बर्नर नहीं है, यू कैन यूज़ अ स्पिरिट लैम्प। और अगर आपकी लैब में हॉट प्लेट या हीटिंग मेंटल है तो बेहतर है फ्लेम की बजाय उसको यूज़ किया जाए। आपने अभी देखा होगा कि आपको इसमें कुछ बम्पिंग नज़र आई होगी। इस बम्पिंग से बचने के लिए हमने इसमें बॉइलिंग चिप्स डाली हैं। अगर बॉइलिंग चिप्स नहीं डालेंगे तो प्रेशर से ये बॉयल करेगा। इन दैट केस हमारी पूरी असेंबली फट भी सकती है। सो यू हैव सीन कि किस तरह से इसमें बॉइलिंग में एकदम से बम्पिंग होती है। जो बॉइलिंग चिप्स डाली हुई हैं वो उस प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और बम्पिंग से बचाती हैं। सो वी हैव नोटेड द टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट्स। तो लेट्स कीप ऑन looking at the thermometer and its temperature. So we can see इसमें हमारा टेम्परेचर स्टैडीली रेज कर रहा है। इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 70 हो गया है। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। 78 पर इथाइल अल्कोहल के वेपर्स जो हैं वो डिस्टिल होंगे। सो वील मेक इट श्योर कि हमारी असेंबली जो है वो सील्ड है और उसमें कहीं पर भी कोई लीकेज वगैरह ना हो। लेट्स लुक एट द टेम्परेचर। राइट नाउ दिस इज 78।
डिग्री एंड यू कैन सी ये आपको कंडेंसर में कुछ लिक्विड दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली आपके वेपर फ्लास्क से आते हैं। सो फ्लास्क से इवेपोरेट होगा वाटर और अल्कोहल दोनों। वाटर का चूँकि हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो ये लोअर पार्ट से वापस कंडेंस करेगा। आपके इथाइल अल्कोहल ऊपर तक जाएगा और जब यहाँ आएगा तो इसके वेपर्स इधर मूव करेंगे क्योंकि ऊपर उनके पास एस्केप करने के लिए जगह नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, आपके वेपर्स इधर से मूव करेंगे और जब कंडेंसर से वो गुजरेंगे तो ये आप देख सकते हैं, आपको लिक्विड का पहला ड्रॉप नज़र आ रहा होगा। आप स्टॉप वॉच पे टाइम चेक कीजिए, 8 मिनट पे आपका पहला ड्रॉप आया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेम्परेचर। ये 78 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है और जब तक आपकी इथाइल अल्कोहल कंडेंसर में से लिक्विड की फॉर्म में आती रहेगी तब तक आपका टेम्परेचर 78 डिग्री पर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो टेम्परेचर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। सो वी विल सी, जब तक हमारा ये पहला फ्रैक्शन आ रहा है, दिस इज इथाइल अल्कोहल is continued at 78 degrees Celsius. 10 minutes the temperature is 78. I will note this temperature in my table. So distillation you can see it is continued. इधर से आपके liquid drop by drop ये liquid ethyl alcohol होगा because 78 degrees Celsius is the boiling point of ethyl alcohol. So students, you know, at 15 minutes still ethanol is coming as a distillate and temperature is still 78. तो मैं टेबल में 78 डिग्री टेम्परेचर नोट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि अब डिस्टिलेट की अमाउंट बढ़ चुकी है हमारी फ्लास्क में। The time on stopwatch is 20. We will note the temperature. So again you can see temperature जो है वो 78 है। हमारे थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन में आई थिंक 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ये 77 पे आ रही है। समटाइम्स थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन में डिफरेंस हो सकता है, वो आप पहले चेक कर लें एक्सपेरिमेंट से। एंड यू कैन सी अभी भी टेम्परेचर स्टडी है और हमारे पास डिस्टिलेट में इथाइल अल्कोहल आ रही है। जब तक टेम्परेचर 78 पे रहेगा हम इसी फ्लास्क में अपना लिक्विड कलेक्ट करेंगे। वी विल नोट द टेम्परेचर इन द टेबल दैट इज अगेन 78। सो यू कैन सी तकरीबन 7 मिनट पर या 8 मिनट पर 78 टेम्परेचर हुआ था, जो कि 20 मिनट्स तक भी 78 पर ही स्टडी है, क्योंकि इस वक्त इथाइल अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो रही है। सो वील नोट द टेम्परेचर आफ्टर 25 मिनट्स। 25 मिनट्स हो चुके हैं, अभी भी 77 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शन आ रहा है, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। सो डिस्टिलेट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हम थर्मोमीटर पर नज़र रखेंगे, जैसे ही टेम्परेचर 78 से ऊपर जाना शुरू होगा हम डिस्टिलेट रिसीविंग फ्लास्क चेंज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बात आप जहन में रखिएगा कि अगर आपके पास लैब में वाटर अवेलेबल नहीं है या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट पानी की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए या पानी ख़त्म हो जाए, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप इस कंडेंसर के अराउंड एक आइस बाथ रख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये एरिया कूल नहीं होगा आपके पीछे से आने वाले वेपर दोबारा से कंडेंस होकर डिस्टिलेट के तौर पर रिसीविंग फ्लास्क में नहीं आएंगे। सो रिमेंबर, इफ़ यू डोंट हैव द सप्लाई ऑफ वाटर you can use an ice bath around the water condenser. So we can see around 30 minutes are there and interesting thing is that please thermometer पे फोकस कीजिएगा। आप देखें टेम्परेचर जो है ये 78 से बढ़कर 80 हो गया है और अब ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास डिस्टिलेट भी आना रुक गया है। चूँकि टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, इसका मतलब है कि इथाइल अल्कोहल डिस्टिल हो चुकी है। हम अपनी रिसीविंग फ्लास्क को चेंज करेंगे। सो नाउ वील रिमूव दिस रिसीविंग फ्लास्क, क्योंकि हमारा टेम्परेचर अब स्टेडीली इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है इथाइल अल्कोहल आ चुकी है जितनी आनी थी। इस फ्लास्क को हम फ़ौरन से कवर करेंगे और फ्लेम से दूर रखेंगे, क्योंकि इसको आग लगने का ख़तरा है। इसमें हम एक नई फ्लास्क साफ़ सुथरी रखेंगे जिसमें हमारा सेकंड कंपोनेंट यानी वाटर कलेक्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। सो 30 पर हमारा टेम्परेचर 78 था, जो कि एब्रप्टली इंक्रीज़ किया एंड यू कैन सी इस वक्त हमारा टेम्परेचर 84 पे जा चुका है
और ये स्टेडीली रेज कर रहा है। ये टेम्परेचर अब 100 पे जाके रुकेगा क्योंकि हमारे मिक्सचर में सेकंड कंपोनेंट डिस्टिल्ड वाटर था। सो लेट्स वेट के कितने मिनट पर 100 पे आता है टेम्परेचर। अब चूँकि हमारा टेबल फिल हो चुका है तो हम इसको फर्दर फिल करने के लिए 5 मिनट के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं 35 मिनट्स लिखकर। ये डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट डिस्टिल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेबल खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने आधे घंटे का ही टेबल बनाना है, डिपेंड्स कि आप कितनी अमाउंट को डिस्टिल कर रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर द टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर 90 के तकरीबन करीब पहुंच चुका है। 100 पे वाटर डिस्टिल होने लगेगा। Okay students, so we can see now the temperature it has come to 100 degrees Celsius. Now water is getting evaporated. It is coming through the still head to the condenser. Condenser में यहाँ तक vapors हैं and as these vapors cool down due to this water moving around in the jacket, these get converted into liquid. You can say these condense and in the form of liquid. These are getting collected as a distillate in the second receiving flask. इसी तरह से हम इस डिस्टिलेशन को कंटिन्यू करेंगे अनटिल हमारा सारा पानी भी पास करके रिसीविंग फ्लास्क में आ जाए। एंड यू कैन नोट द टेम्परेचर आफ्टर ईच 5 मिनट्स। अब जब तक वाटर बॉयल होता रहेगा इसका टेम्परेचर 100 पर फिक्स रहेगा। और चूंकि हमारे पास 2 ही लिक्विड्स थे, वाटर और इथाइल अल्कोहल, सो वाटर जैसे ही पास करेगा हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। Okay students, you can see a very little amount of water behind in the flask. कभी भी हम फ्लास्क में एंड तक लिक्विड को इवेपोरेट नहीं करते। सो आई एम स्विचिंग ऑफ द फ्लेम। इसमें जाहिर है थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा क्योंकि पानी ही है, अल्कोहल तो निकल चुकी है। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज अवर असेंबली एंड दिस इज द डिस्टिलेट विच वी हैव कलेक्टेड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड डेफिनेटली दिस इज वाटर। अब हम इस रिसीविंग फ्लास्क को भी रिमूव कर लेंगे और असेंबली को ठंडा होने देंगे। जब तक आपकी असेंबली ठंडी नहीं होगी हम इसको डिस्टिल नहीं करेंगे। सो दिस फ्लास्क हैज डिस्टिल्ड वाटर इन इट एंड दैट प्रीवियस फ्लास्क इट हैज इथाइल अल्कोहल इन इट। नाउ वी विल मेजर द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द डिस्टिलेट्स। ओके, सो हमने 120 क्यूबिक सेंटीमीटर मिक्सचर लिया था वाटर और इथाइल अल्कोहल का। सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड दैट वन इज द सेकंड फ्रैक्शन दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। अब हम मेजर करेंगे कि हमारे पास रिकवरी कितनी है। सो विल टेक अ क्लीन मेजरिंग सिलेंडर। इसमें हम इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास डिस्टिलेशन के बाद कितनी आई है। सो यू कैन सी this is around 75 cubic centimeter. So from 120 cubic centimeter mixture we have recovered 75 cubic centimeter ethyl alcohol. इसको हम प्रिजर्व कर लेंगे और वाटर को मेजर करेंगे। सो we'll take another cylinder. इसमें हम वाटर की मेजरमेंट करेंगे। सो we'll see वाटर कितने क्यूबिक सेंटीमीटर निकलता है। So here I have got around 30 cubic centimeter water. So तकरीबन 75 cubic centimeter alcohol और तकरीबन I have 27 और 28 cubic centimeter water. अच्छा, वाटर हमने एंड पे थोड़ा सा फ्लास्क में भी रहने दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा 120 क्यूबिक सेंटीमीटर पूरा नहीं बन रहा। उसकी रीज़न ये है कि ड्यूरिंग डिस्टिलेशन हमारा अल्कोहल चूँकि वोलेटाइल लिक्विड है तो ये ड्यूरिंग योर डिस्टिलेशन थोड़ी बहुत इवेपोरेट भी होती है। हम ये रीडिंग्स अपने टेबल में नोट कर लेंगे। सो इथाइल अल्कोहल इज़ 75 cubic centimeter while we have recovered around 30 cubic centimeter of water. So the net result is that we have separated the given mixture of ethyl alcohol and water by fractional distillation. ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मुश्किल प्रैक्टिकल आखिर हमने परफॉर्म क्यों किया है, इसका क्या मकसद है, केमिस्ट्री में हमें इतनी मुश्किल चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं। सो ये आपको मुश्किल दिखने वाला प्रैक्टिकल हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। सो लेट्स सी कि डेली लाइफ में डिस्टिलेशन हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द प्योरीफिकेशन ऑफ ओशन वाटर। समंदर के पानी में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पिया नहीं जा सकता। सो अगर आप समंदर के पानी को
डिस्टिल कर दें तो आपके पास एज डिस्टिलेट जो वाटर आएगा वो फ्रेश वाटर होगा जो पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से कार की बैटरी में, हमारे यूपीएस की बैटरी में जो पानी इस्तेमाल होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर भी बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है जिस तरह से हमने डिस्टिलेशन परफॉर्म की है। इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बेसिक फाउंडेशन ही डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ज़मीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है इंडस्ट्रीज़ में, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है और वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल गैसोलीन, जिसको हम आम ज़ुबान में पेट्रोल कहते हैं, जो हम गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली डीजल, केरोसिन ऑयल, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, ये सब फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल से थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हासिल किए जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स से, पौधों से इसेंशियल ऑयल्स की जो एक्सट्रैक्शन है वो डिस्टिलेशन के थ्रू की जाती है और ये इसेंशियल ऑयल्स फूड्स में यूज़ होते हैं। फूड इंडस्ट्री के अलावा ये परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में जितने भी परफ्यूम कंपोनेंट्स हैं, जो भी ऑयल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं खुशबू के लिए, वो बेसिकली डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किए गए होते हैं। और अगर हम बात करें अल्कोहल की डिस्टिलेशन की, तो अल्कोहल की डिस्टिलेशन डेफिनेटली इथाइल अल्कोहल को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। इथाइल अल्कोहल हमारी कंट्री में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में दिस इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। इसके अलावा परफ्यूम का जो मेन सॉल्वेंट है वो इथाइल अल्कोहल है, जिसको हम कॉमनली एथेनॉल भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो आप लोग अपने ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए मैथिलेटेड स्पिरिट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एथेनॉल होती है जिसमें मैथनॉल मिक्स की गई होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स में एथेनॉल यूज़ होती है, कॉस्मेटिक्स में एथेनॉल यूज़ होती है, एंड इवन इन सम कंट्रीज़ दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कार्स, पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर। सो एथेनॉल की डिस्टिलेशन एक सेपरेट इंडस्ट्री है जिसका अपना एक जो है वो इकोनॉमिकल पूरा सेटअप है। इसके अलावा अगर लैब की बात की जाए, तो अगर आपके पास कोई इम्प्योर सॉल्वेंट है जिसके अंदर कोई दूसरे सॉल्वेंट्स की इम्प्योरिटी मौजूद है, तो आप उसको प्योरीफाई करने के लिए डिस्टिलेशन कर सकते हैं। गलती से अगर आप दो सॉल्वेंट्स को आपस में मिक्स कर देते हो, उनको सेपरेट करने के लिए भी आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्रैक्टिकल, what we have done, we have separated the given mixture of ethyl alcohol and water by fractional distillation, that is on the basis of the difference of boiling point in water and ethyl alcohol.